हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स रोजगार एकेडमी। आज से हम भारतीय इतिहास की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं आपकी सीरीज हिस्ट्री से। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, और जो भी चीज़ें सामने जो लिखी हुई हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके पास जीएस के हर सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिनको आप पढ़ के ना किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय इतिहास के स्रोत हैं क्या क्या। भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आते हैं आपके साहित्यिक, मतलब जो भी साहित्यिक रचना हुई है उससे क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो प्राचीन समाज था वो कैसा था, धर्म कौन सा था, या क्या कहते हैं उसे, राजनीतिक सिस्टम कैसा था। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें साहित्य से मिलती है। दूसरा क्या आता है आपका पुरातात्विक। ये दो हो गए। अब साहित्यिक में जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके धार्मिक, और दूसरे क्या होते हैं आपके धर्मनिरपेक्ष। ठीक, तो अब इन दोनों के बारे में हम पहले देख लेते हैं। धार्मिक क्या होते हैं, जैसे वेद हुए, उपनिषद हुए, ठीक है, ब्राह्मण हुए, ये सब जो है वो क्या है, ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं भारतीय इतिहास को जानने के। और धर्मनिरपेक्ष वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र हुआ, मुद्राक्षस हुई, या फिर राजतरंगिणी हुई, और कई सारी प्राचीन बुकें हैं जिनके बारे में हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं कि हम पुरातात्विक, पुरातात्विक में क्या क्या आते हैं। एक तो आपके आ जाते हैं अभिलेख होंगे, ठीक है, अभिलेख होते हैं, मुद्राएं होती हैं, और इसके अलावा क्या हो जाएंगे, स्मारक और भवन होते हैं, सिक्के मिलते हैं हमें। ये सारे क्या है, आपके भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है वो दो टाइप के होते हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक में आ जाएंगे आपके धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, पुरातात्विक में आपके आते हैं अभिलेख, मुद्राएं, भवन, ठीक है, और क्या आते हैं, सिक्के वगैरह मुद्राओं में ही आ गए। ये हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया है एक डायग्राम के थ्रू, वही इसमें सारा लिखा हुआ है। क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों के आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, जो भारतीय समाज प्राचीन काल में कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उसका राजनीतिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, आर्थिक कैसा था, धार्मिक या फिर सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे, वही आ गया, साहित्यिक थे और पुरातात्विक स्रोत थे। अब साहित्य स्रोत क्या होते हैं, ये लिखित सामग्री होती है, पता ही है, मैंने बताया ही आपको, बुक्स होती हैं, ठीक है। जबकि पुरातात्विक क्या होते हैं, ये भौतिक साक्ष्य होते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम। इतिहास लेखन में दोनों प्रकार के स्रोतों का महत्व क्या होता है, समान होता है। मतलब किसी एक के थ्रू हम संपूर्ण जानकारी नहीं ले सकते। जब हमें दोनों मिलते हैं तब हम उनके बारे में एक क्लियर व्यू बना पाते हैं कि एक्चुअल में वो समाज था कैसा। चलिए अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत में देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। साहित्य वाला, साहित्य में ही क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सामने आपके रिटर्न है। इन स्रोतों से क्या होता है कि जो उस टाइम का समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत मैंने आपको बता ही दिए थे, धार्मिक होते हैं और कैसे होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। ये दो टाइप से डिवाइड होते हैं। धार्मिक की बात कर लेते हैं। धार्मिक में क्या होंगे, धार्मिक ग्रंथों से जो क्या कहते हैं उसे, प्राचीन भारतीय समाज है और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है हमें। अब ये कौन कौन से आते हैं, जैसे हिंदू है, बौद्ध है, जैन साहित्य है, ये सारे जो है वो धार्मिक साहित्य में आते हैं। ठीक है, हिंदू में क्या हो जाएगा, आपका महाभारत हुआ, ठीक है, रामायण हुई, वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, ये सारे आपके हिंदू में आ जाएंगे। बौद्धों की कई सारी रचनाएं आपको मिलती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेम जैनों की भी कई सारी रचनाएं मिलती हैं, उनसे भी क्या है, हमें उस टाइम के भारतीय समाज की झलक मिलती है। क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिर्फ फैक्ट फैक्ट मैं आपको रटवाऊंगी ना तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। आपको लगेगा कि अभी तो तुरंत याद हो गया है, ठीक है, पर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या मान लीजिए हिस्ट्री आपने पहले पढ़ ली एग्जाम से, ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ी, जब एग्जाम का दिन आएगा तो आप बहुत सारे फैक्ट भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको कहानी याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब हम साहित्यिक में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। जैसा कि मैंने बताया था कि वेद जो है वो क्या है, आपके धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं प्राचीन भारत के। वेद जो है वो प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन क्या है, साहित्यिक स्रोत है। अब इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है वो क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन कैसा था। इसकी जानकारी किससे मिलेगी आपको, वेदों से मिलती है। ऋग्वेद से प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। अब वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदों को क्या कहा जाता है और 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए, तो उसमें से क्या होगा, श्रुति साहित्य होगा। वेदों को श्रुति साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें वैदिक यज्ञों, कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। जो वैदिक काल में जो भी यज्ञ वगैरह करने की जो विधियां थी या पूजन विधि थी वो, और कर्मकांड जो भी किए जाते थे उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। बेसिकली जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ये वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। मतलब वेद जो है वो क्लिष्ट लैंग्वेज में है, उनको थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में करके क्या कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई ताकि उन्हें समझा जा सके। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन सा है, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, दूसरा क्या है, शतपथ ब्राह्मण है, ये भी क्या है, ब्राह्मण है। इनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इससे हमें कौन से काल की जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अरण्यक। अरण्यक क्या होते हैं, अरण्यक ग्रंथों की रचना जो है वो कहाँ हुई है, वन में रहने वाले ऋषियों द्वारा की गई है। अरण्यक का मतलब ही क्या होता है, वन। ठीक है, तो वन में रहने वाले जो ऋषि थे उन्होंने जो रचनाएं की उन्हें क्या कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। इनमें क्या है, यज्ञों के दार्शनिक पक्ष की व्याख्या की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्शन से कौन से संबंधित है निम्नलिखित में से, तो वेद है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये आपको, या पुराण है, तो आपको बताना होगा कौन से होंगे, अरण्यक होंगे, दर्शन पर आधारित है। ये क्या है, ये बेसिकली ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच की क्या है, एक कड़ी है। क्या है, कड़ी है, कौन, अरण्यक। क्लियर हो गया। इसमें क्या है, आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है। तो एक तो इसमें दार्शनिक पक्ष है और दूसरा क्या है, आध्यात्मिक चिंतन है। ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे अरण्यक में। अब देखते हैं हम उपनिषद। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो दर्शन पर आधारित कौन से हो गए, उपनिषद हो गए। इनकी संख्या कितनी है, 108 मानी जाती है। इनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। अब इन्हें वेदांत क्यों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो उपनिषद है वो वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। जो भारतीय दार्शनिक चिंतन है इसको समझने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, उपनिषद है। ठीक है, तो दर्शन को समझने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, उपनिषद है। अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत में, जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है उसमें और क्या आते हैं, आपके महाकाव्य आते हैं। तो महाकाव्यों में हमारे यहाँ कौन सा है, रामायण है, महाभारत है। तो रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की थी। इसमें आपको पता ही है भगवान राम के जीवन का वर्णन मिलता है। इससे क्या है कि तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति की जानकारी मिलती है। जब कोई भी रचना लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने टाइम की समाज हुआ या राजनीति हुई या धर्म हुआ या सांस्कृतिक सांस्कृतिक संरचना जो हुई, इसके बारे में थोड़ी बहुत झलक देता ही है। अगर कुछ नहीं है तो थोड़ी बहुत तो देगा ही देगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी भी साहित्यिक रचना से हम उस समाज को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण क्या है, संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आगे देखते हैं महाभारत। महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास द्वारा की गई है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है, महाभारत को माना जाता है। अब महाभारत में है क्या, कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है।
कौन से युद्ध का है? सभी लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन किसमें है? महाभारत में है। सेम इसमें भी वही है कि उस टाइम के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि किस किस चीज से हमें प्राचीन जो भारतीय समाज था उससे उसके बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, जो भगवत गीता है वो क्या है? महाभारत का ही एक भाग है। ठीक है, भगवत गीता क्या है? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में या महाभारत के युद्ध में। ठीक है, वो है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है पुराणों की। पुराणों की जो संख्या बताई गई है वो है 18। ठीक है, इनमें क्या है? राजवंशों, शासकों, धार्मिक कथाओं और वंशावलियों का वर्णन मिलता है। इतिहास लेखन में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब इतिहास लेखन किया जाता है तो पुराणों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब पुराणों का महत्व क्यों होता है सबसे ज्यादा? मैं आपको बताती हूँ कुछ पुराणों के नाम और उसमें किस किस के बारे में जानकारी हमें मिली है। जैसे कि विष्णु पुराण, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। किसकी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमें जानकारी मिलती है किसकी? सातवाहन की। और क्या आता है आपका? वायु पुराण। वायु पुराण में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है गुप्त और शुंग वंश की। गुप्त व शुंग की। ठीक है, ये तीन तो हो गए जिनसे हमें क्या है? मौर्य वंश की भी जानकारी मिल जाती है, सातवाहन की भी मिल जाती है, गुप्तों की और शुंगों की जानकारी मिल जाती है। तो इसके जब इतिहास लेखन किया जाएगा तो इसमें क्या होगा? इनका महत्वपूर्ण स्थान होगा। इसके अलावा एक और पुराण आप याद रखेंगे, मार्कंडेय पुराण। जो मार्कंडेय पुराण है इसमें क्या है? देवी दुर्गा से संबंधित है। ये देवी दुर्गा से संबंधित है। कौन सा पुराण संबंधित है देवी दुर्गा से? ये संबंधित है मार्कंडेय पुराण। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने देख ही लिया कि जो पुराण है इनसे कई राजवंशों की जानकारी मिलती है हमें। मत्स्य पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, वायु पुराण हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी है? नॉर्मली सातवाहन की है। ठीक है, और विष्णु पुराण से किसकी है? मौर्यों की है। ठीक है, वायु पुराण से किसकी है? आपकी गुप्त और शुंग की है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि बौद्ध साहित्य भी क्या है? धार्मिक साहित्य है। बौद्ध साहित्य से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? बेसिकली ये मिलती है हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, इस टाइम का जो भारत था वो कैसा था उसके बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिल जाती है। बौद्ध धर्म के विकास और तत्कालीन समाज का इसमें वर्णन मिलता है। अब बौद्धों की जो बौद्ध साहित्य है वो क्या क्या है? एक तो त्रिपिटक है आपका। त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? 3 भागों में विभाजित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बात कर लेते हैं अब इनके राइटर की, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विनय पिटक की रचना जो की है वो की है उपाली ने। किसने की है? उपाली ने। सुत्त पिटक की रचना की है किसने? आनंद ने। और जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना की है मोगाली पुत्त तिस्म। ये पूरा नाम है इनका, तो इनको याद रखेंगे आप। ठीक है, किसने रचना की है इनकी तीनों पिटकों की? अब पिटक जो है वो किस भाषा में है? ये बेसिकली पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म और तत्कालीन इतिहास का ये क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब हम देखते हैं कि अन्य बौद्ध ग्रंथ भी है। देखो पिटक तो इंपॉर्टेंट है ही। त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक में है? विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा भी तो और रचनाएं की गई होंगी बौद्ध धर्म में, तो वो कौन कौन सी है? जैसे देखते हैं महावंश। महावंश की जो रचना है वो की है भद्दंत महानामा ने। किसने की है? भद्दंत महानामा ने। इसको ध्यान रखेंगे। दीप वंश की रचना जो है वो कब हुई है? 4ठी शताब्दी में हुई है। और ये कहाँ हुई है? लंका में। दीप वंश की रचना। मिलिंद पनो के राइटर कौन है? नागसेन है। मिलिंद पनो के राइटर कौन है? नागसेन है। अब नागसेन कौन है? नागसेन जो है वो एक बौद्ध भिक्षु थे। इनका जो है वो यूनानी राजा, क्या नाम था उसका? मिनांडर। इसके साथ क्या हुआ था? दार्शनिक वार्तालाप हुआ था। उसका वर्णन किसमें मिलता है आपको? मिलिंद पनो में मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। चलिए इसके बाद आता है आपका ललित विस्तार और महावस्तु। ये 2 है।
राइटर कौन है ये नहीं पता, पर इसमें लिखा क्या है, ये जो है ये महात्मा बुद्ध के बारे में है। किसके बारे में है? महात्मा बुद्ध के बारे में है। बात करते हैं दिव्यावदान की। दिव्यावदान जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है आपको? मौर्योत्तर कालीन राजाओं की। मौर्योत्तर कालीन राजाओं के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? हमें दिव्यावदान में मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? जैन धर्म के इतिहास और सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है। जैसा हमें बौद्ध धर्मों से क्या है, बौद्ध के टाइम के बारे में जानकारी मिलती है भारतीय समाज की, वैसे ही जैन साहित्य में क्या है, जो जैन साहित्य जैन जो धर्म था उस टाइम के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी और जैन तीर्थकरों के जीवन का इसमें वर्णन मिलता है। तो क्या क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं हम कि जैन जो साहित्य है वो लिखा कौन सी भाषा में गया है। ये लिखा गया है आपका अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। और बौद्ध साहित्य किसमें लिखा गया है? बौद्ध साहित्य आपका लिखा गया है पाली भाषा में। ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, और भी जैन ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? कल्पसूत्र की भद्रबाहु ने की है। आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, यहाँ मैंने आपको सिर्फ नाम दिए हुए हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से वो पूछ लेगा कि ये कौन सा बौद्ध से संबंधित है, कौन सी रचना जैन से संबंधित है, तो वो आपको बतानी होगी। और इनके राइटर इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ना जानकारी है कोई खास। दूसरा क्या है? भगवती सूत्र हो गया, उत्तराध्ययन सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र, ये किसका है? उमा स्वाति का है। फिर क्या है? षड खंडागम और समयसार। समयसार किसका है? कुंद कुंद का है समयसार। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है वो क्या क्या है। अभी तक हमने क्या देखा? जो धार्मिक साहित्य था, भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत में हमने क्या देखा अब तक? धार्मिक साहित्य कौन कौन से स्रोत हैं धार्मिक साहित्य के। अब देखेंगे हम धर्मनिरपेक्ष कौन कौन से हैं। ऐसे ग्रंथ जो धार्मिक विषयों से अलग राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज इतिहास की जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं? धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है आपको डिटेल में। जो एंशिएंट हिस्ट्री की सारी बुक्स हैं वो आपको मैं एक वीडियो में सारी बुक्स दे दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। अब इसमें क्या मिलेगा? कौटिल्य किसके टाइम में था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। तो हमें किस टाइम के बारे में जानकारी मिलेगी? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या है? शासन, कर व्यवस्था, न्याय, विदेश नीति, इन सभी का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने का ये क्या है? सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने मुद्राक्षस। मुद्राक्षस की बात करें तो इसकी रचना विशाखदत्त ने की है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता प्राप्ति संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष किया था सत्ता को प्राप्त करने के लिए, वो संघर्ष किसमें है? मुद्राक्षस में है। ये मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना किसने की है? ये की है आपकी कल्हड़ ने। ठीक, इसमें क्या है? ये कश्मीर का इतिहास बताने वाला ग्रंथ है। ठीक है, इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। तो भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी होगी? आपकी राजतरंगिणी होगी। इसमें कश्मीर के राजाओं का क्या है? आपको क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। कौन से राजाओं का? कश्मीर के राजाओं का। अब इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं आपके? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या है? ये भी नॉन धार्मिक साहित्य होंगे, मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य होंगे। विदेशों से जो यात्री आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना भारतीय समाज के बारे में, जो उन्होंने उस टाइम पे देखा कि समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, किस चीज का कल्चर है यहाँ पे, तो वो भी क्या है? हमारे साहित्यिक स्रोत है। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो विदेशी यात्रियों और राजदूतों के विवरण मिले हैं वो भी क्या है? इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके माध्यम से क्या है? भारतीय समाज और शासन की जो बाहरी दृष्टि से हमें जानकारी है वो मिल जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो। यूनानी स्रोतों की बात करें तो जो यूनानी स्रोत नहीं, मतलब यूनानी यात्री जो आए थे वो कौन कौन से थे। पहला तो आता है आपके सामने मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? आपका इंडिया है। मेगास्थनीज जो है वो किसके क्या कहते हैं उसे? राजदूत के रूप में आया था
ये आया था आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। क्लियर। और किसके टाइम में आया है ये? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये भारत में जो है 14 वर्ष तक रहा है। कितने टाइम तक रहा? 14 वर्ष तक रहा। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं? किस विदेशी यात्री को कहते हैं? ये कहते हैं आप मेगास्थनीज को। ठीक है, मेगास्थनीज की बुक याद रखेंगे, इंडिका है। नेक्स्ट आता है आपका एरियन। एरियन की अगर बुक की बात करें तो एरियन की जो बुक है, इंडिका इसकी है। ठीक है, एक इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इंडिका ही ये नाम है इसका, ये भी एरियन की बुक है। तो वैसे तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इंडिका जो इम्पोर्टेंट है वो किसकी है? मेगास्थनीज की इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो की जो बुक है वो है जोग्राफिया, जोग्राफिया, ये स्ट्रैबो की बुक है। प्लिनी की बुक कौन सी है? नेचुरल, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका किसकी बुक है? प्लिनी की बुक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, हम चीनी यात्रियों की बात करते हैं। चीनी यात्रियों में जो आए थे वो कौन थे? फाहियान, येनसांग, इत्सिंग। इसमें एक और नाम आता है सांगुएन। ठीक, तो पहले देखते हैं हम फाहियान के बारे में। फाहियान जो है वो 399 एडी में आया था। ठीक है, अब किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त गुप्तों के शासन टाइम में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये आया था। ठीक है, और क्यों आया था? क्योंकि ये भारत से विनय पिटक की जो ओरिजिनल कॉपी थी उसे चाइना ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसकी बुक का नाम क्या है? फो कुओ की, फो कुओ की। ये किसकी बुक है? फाहियान की है। क्लियर हो गया होगा। फाहियान के बाद इसमें आता है एक नाम आपका सांगुइन। ये भी भारत आया था और ये भी क्या था? चीनी यात्री था। इसके अलावा आप देखते हैं हेनसांग। हेनसांग जो है वो कब आया था? हेनसांग आया था आपका 629 एडी में, और 629 एडी में कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, और हेनसांग की बुक का नाम क्या है? सी यू की, सी यू की। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या फिर क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन ये कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है और 4 ऑप्शन देता है, मान लीजिए यही 4 दे देता है जो मैंने नाम आपको बताए हैं, तो आपको बताना होगा कि किसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार? तो हेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इत्सिंग की। इत्सिंग की कब आया था? ये आया था 7वीं सदी में। ठीक है, और ये जो है वो पल्लव और चालुक्यों के टाइम में दक्षिण भारत गया था। किसके टाइम में गया था? चालुक्य और पल्लवों के टाइम में गया था। अब देखते हैं हम अलबरूनी। अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आया था। मतलब मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, नॉट टाइम में आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। बुक की बात करी जाए तो अलबरूनी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक ही बुक है पर वो कई सारे नामों से जानी जाती है, इसलिए आपको उसके तीनों के तीनों नाम ध्यान रखने होंगे। तो मैं आपको इसके तीनों बुकों के नाम बता देती हूँ। सॉरी, बुक एक ही है पर नाम उसके 3 है। क्या क्या है? तहकीक, तहकीक ए हिंद, या इसी को कहा जाता है तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, या फिर इसको कहते हैं किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, ये तीनों जो है वो एक ही बुक के अलग अलग नाम है। आपसे अगर पूछता है कि तहकीक ए हिंद किसकी है, तो भी अलबरूनी की है। तारीख ए हिंद किसकी है, वो भी अलबरूनी की है। और अगर पूछता है किताबुल हिंद किसकी है, तो वो भी किसकी है? अलबरूनी की ही है। नेक्स्ट आप बात देख लेते हैं हम सुलेमान। सुलेमान जो है वो आया था 851 में। ठीक है, ये भारत आया, और ये किसके टाइम में आया था? प्रतिहार राजा था, प्रतिहार राजा मिहिर भोज, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम में, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम में आया था। इसके अलावा और भी नाम है जो यहाँ नहीं दिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या है?
एक तो आता है आपका अल मसूदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आया था ये 915 एडी में आया था। ठीक है, कब आया था? 915 एडी में। और ये भी गुर्जर प्रतिहार राजा, उस टाइम कौन था प्रतिहार राजा? महिपाल फर्स्ट के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? महिपाल फर्स्ट के टाइम में आया था। नेक्स्ट जो नाम आता है आपके सामने वो है इब्न बतूता का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता कई बार पूछ लिया जाता है। ये आया था 1333 एडी में। अब 1333 एडी में आया था तो उस टाइम पर कौन था शासक? इस टाइम शासक जो था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकों का शासन आ गया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या किया था? काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है? रहला। इसे ध्यान रखेंगे आप। तो रहला किसकी है बुक? इब्न बतूता की है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ये सारे हो गए आपके विदेशी यात्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत से क्या क्या है जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। अब विश्वसनीय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्या है? जैसे सिक्के हुए, सिक्के क्या है? यूज करे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं भवन है या निर्माण है, कुछ भी वो क्या है? बर्तन हुए, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं यूज किए गए हैं, मतलब वो एक्चुअल है। पर जो बुक्स लिखी जाती हैं वो किसी ना किसी राजा के संरक्षण में या किसी के तारीफ में लिखी जाती हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं हम। ठीक है, कुछ कमियां होती हैं उनको नहीं दिखाते हैं। ठीक, पर यहाँ से क्या है, ये सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। और ये क्या है? आपके भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं आपको। इनके आधार पर प्राचीन सभ्यताओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि अभिलेख। अभिलेखों में पत्थरों, स्तंभ, ताम्रपत्र आदि पर उत्कीर्ण लेखों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभिलेखों से हमें क्या है? शासकों, प्रशासन और घटनाओं की जानकारी मिलती है। मैं आपको कई सारे अभिलेख करवाऊंगी, पर उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जैसे मध्य एशिया के कौन सा स्थान है वो? मध्य एशिया की एक जगह है जिसका नाम क्या है? वोगज कोई। ठीक है, वोगज कोई से हमें 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है? वोगज कोई का अभिलेख है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है आपके अशोक के हैं। और ये कब के हैं? 300 बीसी के हैं। कब के हैं? 300 बीसी के हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका कि यवन राजा जो थे, क्या नाम था यवन राजा का? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इनका बेस नगर का, बेस नगर, बेस नगर कहाँ है? विदिशा में। ठीक है, बेस नगर से एक गरुड़ स्तंभ मिला है। ये कहाँ है? विदिशा में है। बेस नगर से क्या मिला है? एक गरुड़ स्तंभ मिला है। इसमें क्या है? ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और ये भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में भागवत धर्म के प्रमाण के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, या हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से, या जगह का नाम पूछ लेता है कि विदिशा कौन सी जगह से मिला है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिला है? विदिशा से मिला है। क्लियर हो गया होगा? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख करवा देती हूँ जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आता है प्रयाग स्तंभ लेख। ये किसका है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, और इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का उल्लेख मिलता है। इसको आप मत भी ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। हाथी गुफा अभिलेख, ये किसका है? खारवेल का है। इसमें भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किसमें किया गया है, तो वो किसमें है? हाथी गुफा अभिलेख में है। जूनागढ़ अभिलेख, ये किसका है? शक छत्रप रुद्रदामन का है। ठीक है, इसमें क्या है? संस्कृत का ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। इसके अलावा देखते हैं हम नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है।
ठीक, इन सबको याद करने का ना मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगी, ठीक है, उसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे इनकी। ठीक, तो नासिक गुहा लेख किसका है? गौतमी बलश्री का है। ऐहोल अभिलेख किसका है? चालुक्य शासक है पुलकेशिन सेकंड का, इसका है ऐहोल अभिलेख। अब इसमें क्या है, ऐहोल अभिलेख में अगर आपसे पूछता है कि हर्ष पुलकेशिन युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो किस अभिलेख में है? ऐहोल अभिलेख में है। इसके बाद मैंने आपको बताया ही बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, ये किसका है? यूनानी राजा हेलियोडोरस का है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार का वर्णन करता है। ये भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके सामने ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का है, ठीक। दूसरा है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा के राजा थे, क्या नाम था उनका? यशोवर्मन, ठीक। अब मंदसौर अभिलेख को याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। जो देवपाड़ा अभिलेख है वो किसका है? सैन वंश के विजय सैन का है, ठीक। सौगौरा अभिलेख किसका है? ये हमें सौगौरा अभिलेख किसका है इसकी जानकारी नहीं है, पर इसमें एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है आपको? कि सबसे पहले दुर्भिक्ष की जो जानकारी है वो हमें सौगौरा अभिलेख से ही मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है, ठीक। इसमें क्या है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है आपको? एरड़ अभिलेख में मिलता है। रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का है, जानते ही हैं आप। अब रुम्मनदेही है तो इसमें क्या होगा? लुम्बिनी यात्रा होगी और बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलेगा। मेहरौली स्तंभलेख ये किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का है। फिर आता है एरड़वरा। एरड़ अभिलेख तो भानुगुप्त का है, लेकिन एरड़वरा अभिलेख जो है वो किसका है? हूर-तोरमाड़ का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आहत सिक्कों का सबसे प्राचीन भंडार हमें कहाँ मिला है? यूपी और मगध से मिला है। लेकिन सबसे बड़ा भंडार हमें कहाँ से मिला है? अमरावती से मिला है। क्लियर हो गया। भिलसड़ स्तंभ लेख ये किसका है? भिलसड़ और उदयगिरी, इन दोनों को ध्यान रखिए, ये है कुमारगुप्त का, ठीक। गंजाम अभिलेख हर्षवर्धन का है और उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो परांतक चोल का है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं मुद्राओं से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और कौन कौन सी मुद्रा मिलती है। सिक्कों से आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, सबसे पहली चीज है, ठीक। अब सिक्कों के नाम और उपाधियां ज्ञात है, शासकों के नाम और उपाधियां इनसे ज्ञात होती हैं। व्यापार और आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है, आहत सिक्के कहते हैं। और ये कब के हैं? ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, ठीक है। बात करते हैं हम जो सातवाहन है। सातवाहनों के सिक्कों पर क्या मिला है? हमें जहाज की आकृति मिली है सातवाहनों के सिक्कों पर। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि वो समुद्र में व्यापार करते थे सातवाहन, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद जो समुद्रगुप्त है, इसके सिक्कों पर क्या है? इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। क्लियर। जो डिटेल में और सिक्के हैं समुद्रगुप्त के वो हम बताएंगे जब आपको गुप्त राजवंश पढ़ाएंगे उसमें। तो अभी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, 2-4 उनको आपको बता दे रहे हैं रफली। तो वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। जो चंद्रगुप्त सेकंड है यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। किस शैली के? व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। और ये जो है सिक्के हमें क्या जानकारी देते हैं? शकों पर विजय की जानकारी देते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं हम स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों में क्या क्या मिलता है हमें? स्तूप है, मंदिर है, विहार है, गुफाएं हैं, महल है, ये सब मिलते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? कला, स्थापत्य और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे सांची स्तूप हुआ, अजंता गुफाएं हुई, एलोरा गुफाएं हुई, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा उत्खनन से हमें क्या मिलता है? कई सारे सामान मिले हैं उत्खनन से, जो क्या देते हैं? जानकारी देते हैं हमें। जैसे पुरातात्विक खुदाई से जो हमें सामग्री मिलती है, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, कालीबंगन हुआ, लोथल हुआ, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें कैसे मिली है? उत्खनन के थ्रू ही मिली है, ठीक है। तो सबसे इनसे क्या होता है? प्राचीन सभ्यताओं की जीवन शैली का हमें ज्ञान हो जाता है।
चलिए अब देखते हैं कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, वो देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? वैदिक ऋषियों द्वारा लिखा गया है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेद व्यास द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है, मुद्राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है, राजतरंगिणी कल्लड़ की है, महावंश महानामा की है, ठीक है, भद्दंत महानामा जिसे हम कहते हैं, दीपवंश बौद्ध भिक्षु ने लिखी है, कल्प सूत्र किसकी है? भद्रबाहु की है, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वाति की है। अब देख लेते हैं हम कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? आपका ऋग्वेद माना जाता है। जो भारत की पहली ऐतिहासिक बुक है वो कौन सी है? राजतरंगिणी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। इंडिका मेगास्थनीज है। रामायण वाल्मीकि है। महाभारत वेद व्यास है। आपको जो इंपॉर्टेंट करके मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। आप इसको राइट डाउन करिए, बार बार इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे। और जिन चीजों में आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है, वो मैं आपको बाद में शॉर्ट ट्रिक्स उनकी दे दूंगी, उनसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु है, तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वाति है। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट आता है आपका, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। जब मौर्य काल पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में डिटेल में। इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं? कौन से विश्वसनीय होते हैं? मैंने आपको बताया था, साहित्य में क्या होता है, कुछ बड़ा चढ़ा के, कुछ कमियों को नहीं छुपा के, ठीक है, या कुछ नहीं लिख के कर देते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्या होते हैं? सबसे विश्वसनीय स्रोत होते हैं। अब देखिए, सुपर फास्ट रिवीजन में हम देख लेते हैं कि आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे स्रोत क्या है, जानते ही आप, साहित्यिक और पुरातात्विक है। वेद सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत है। अर्थशास्त्र की रचना, आपको देखिए मैंने 4 बार आपको अर्थशास्त्र बार बार 4 बार बता दिया है। आपको अब तक याद हो गया होगा कि किसकी है, किसकी है? कौटिल्य की है। इंडिका मेगास्थनीज, राजतरंगिणी कल्लड़ की है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ की है, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ की है। अब क्या आता है? अभिलेख जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिलेख पुरातात्विक स्रोत है। सिक्के आर्थिक इतिहास का स्रोत है। उत्खनन सभ्यताओं की जानकारी का प्रमुख आधार होते हैं। अशोक के शिलालेख जो है वो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगी और कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट हो। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।